हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, लुसेंट से हम क्या क्या लुसेंट का पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करें। पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या क्या डिस्कस करना है, बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटी जैसे डिस्कस कर चुके हैं, अमेंडमेंट डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। और जो कि मैं बुक से नहीं, सीधा सीधा विकिपीडिया का पेज से, क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा विकिपीडिया का कॉपी पेस्ट है। क्लियर है ना? तो इसके बाद हम विकिपीडिया से ही आपको करवा देंगे ताकि आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और या विकिपीडिया से ही के अलावे अगर मैं देखूंगा कि मेरे अपने नोट्स में थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्प दिया होगा तो मैं अपने नोट्स से ही करा दूंगा। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो तो होगा ही होगा। और आपको पता है दो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 76 और 78, यानी 42nd और 44th वाला, उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाने के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट, और उसके बाद फिर आगे टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। प्रेसिडेंट एक वीडियो में हो जाएगा हमारा, उसके बाद पावर ऑफ प्रेसिडेंट सब कुछ एक वीडियो में, और उसके बाद हम गवर्नर सीधा डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट के बाद सीधा गवर्नर, मतलब प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर सीधा गवर्नर। क्लियर? थोड़ा हम रिलेट, क्योंकि हमारा जल्दी हो जाएगा तब। क्लियर? क्योंकि काफ़ी फीचर्स मिलते हैं, आपको पता है, और क्योंकि एग्जाम में ऐसे आता है कंपैरिजन वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दूं कि हम 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले एक बहुत अच्छे से मैप सीरीज में आप लोग का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन छूटा हुआ है वो बिल्कुल मुझे मैप से ही बताना था, मैं इसलिए करवा नहीं रहा हूँ उसको। ज्योग्राफी का जो 3-4 आपको टॉपिक छूटा हुआ है, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इम्पॉर्टेंट साइट, ये सब हम मुझे बिना मैप से हो ही नहीं सकता। मुझे मतलब सीधे आपको कराने में मज़ा नहीं आ रहा, अगर सीरियसली पूछो तो। क्योंकि मैं सिंपल टॉपिक से करा दूँ, जो लिखा हुआ है बता दूँ, तो फिर क्योंकि एक तो हम हर टॉपिक को पीपीटी के तरफ से कराने का ट्राई करता है। इवन बायोलॉजी में भी जो इम्पोर्टेंट आपको पता है, बहुत सारे अलग अलग पिक लेके अलग अलग जो बुक में नहीं दिया है उसको वहाँ पे रखने का ट्राई करते हैं। तो अब कैसे पीछे जा सकते हैं कि सिंपल बुक से बता दूं, फिर कोई कोई मतलब 99% चांस है क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा अगर बिना मैप से, अगर बायोस्फीयर रिजर्व को नहीं करे तो। मतलब चलो याद कर लो, कितना याद करेंगे भाई, और भी चीज़ याद करने का है ना। तो चलिए सिंपल शुरू करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, आया बाद में। और ध्यान देना, बेसिक स्ट्रक्चर का नॉर्मल मीनिंग है, आप कोई एक्स्ट्रा मीनिंग इसको नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का नॉर्मल मीनिंग है, इसका मतलब है बेसिक फैब्रिक। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल फैब्रिक है ना, जो बेसिक फैब्रिक है ना, उसमें आप प्लीज बदलाव नहीं करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और आप ध्यान देना, पार्लियामेंट एक्ट बना के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट बना के इस बेसिक स्ट्रक्चर को हिंडर ना करे प्लीज। क्लियर ना? इसी बेसिक स्ट्रक्चर का यही मतलब है। ध्यान दें, यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंट पोजीशन इज दैट द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। यानी आर्टिकल 368, यानी आपको पता है पिछले वीडियो में हमने अमेंडमेंट के प्रोसीजर देखे थे। एक तो था सिंपल मेजोरिटी, उसके अलावा 368 के अंदर दो था, एक स्पेशल और एक था स्पेशल प्लस 50% से ज्यादा स्टेट, 50% प्लस 1 स्टेट। क्लियर है? ये हमारा था। तो इसमें क्या है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी, ध्यान देना, कोई भी आर्टिकल में बदलाव कर सकता है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए बिना। क्लियर है ना? दीज आर सीरीज। ध्यान देना। तो आप बोलोगे कि यार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कुछ डिफाइन कर दिया होगा। नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट केस बाय केस बताता रहता है, केस बाय केस बताता रहता है। हाँ, इस केस में हमने बताया ओ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये वाला टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस बाय केस ही बताया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ। जैसे फेडरल सिस्टम में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसी बातें। ठीक है? तो देयर आर सीरीज ऑफ केसेस व्हिच लेड टू द इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। तो अब
ये सारे केस मैं तब करवाया था जो अभी मैं केस करवा रहा हूँ आपको। ये केस मैं फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी में भी सारा केस करवाया था। फिर भी एक बारी हम और रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले केस आता है शंकरी प्रसाद का केस, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट देता है, ध्यान देना, इसमें जजमेंट देता है कि आर्टिकल 368 के अंदर फंडामेंटल राइट में आराम से बदलाव किया जा सकता है, कुछ भी बदलाव करे। पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। और एक और चीज, आर्टिकल 13 के अंदर जो डेफिनेशन ऑफ लॉ दिया है, डेफिनेशन ऑफ लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, यानी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है। ध्यान देना, एक्ट लाती है, जो कि एक एक्ट हुआ, एक कानून हुआ, तो जरूरी नहीं है ये संविधान के हर एक प्रोविजन पे खरे उतरे। नहीं, यानी मतलब आर्टिकल 13 पे खरे उतरे। 13 बता रहा था ना, आर्टिकल 13 बताता है कि दिए गए लॉ के डेफिनेशन में अगर कोई कानून, अगर किसी के द्वारा या तो परमानेंट टेम्परेरी कानून बनाया जाता है, वो अगर संविधान के वसूलों, संविधान का जो प्रोविजन है उसका उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे नल एंड वॉइड करार दे सकती है और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ है ही नहीं। जब लॉ ही नहीं है तो काहे का चेक करेगा उसकी वैलिडिटी। क्लियर ना? तो पहला केस बहुत थोड़ा अजीब था, शंकरी प्रसाद का केस। लेकिन एक मैं न्यूज़पेपर में डिस्कस कर रहा था, द हिंदू में, आज से 6 महीने पहले, तो वहाँ पे बताया था कि इस समय जवाहरलाल नेहरू का इतना ज़्यादा वर्चस्व था ना, इतना ज़्यादा वर्चस्व था कि उनके खिलाफ बोलने का कोई कोशिश ही नहीं करता था। मतलब थोड़ा सा, ये मैं अलग बता रहा हूँ कि द हिंदू में एक आर्टिकल आया था आज से 6 महीने पहले, तो उसमें बताया था कि स्टार्टिंग के केस में आपको दिखा जाएगा जो पार्लियामेंट करे वही जुडिशियरी करे। तो यहाँ पे इस समय जवाहरलाल नेहरू का इतना वर्चस्व था, देश में इतना नाम था, इवन जो जुडिशियरी भी होंगे उनके फैन होंगे। क्लियर है ना? तो इस समय उनके खिलाफ जाने की कोई कोशिश नहीं करता। लेकिन अब क्या हुआ, गोलकनाथ केस के समय अब जवाहरलाल नेहरू जा चुके थे, तो अब सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर जाता है अपने अर्लियर स्टैंड पे। ध्यान देना, जो मैं अभी फैन वगैरह वाला बात बताया वो एक आदमी का पर्सपेक्टिव था, तो आप उसको बस एक नया पर्सपेक्टिव समझ के ही बस रखिएगा, उसको नहीं मान लिया कि वो सही होगा या गलत होगा। क्लियर है ना? उसको एक पर्सपेक्टिव मान लीजिए, हाँ किसी बंदे ने ऐसे बोला था, हम ऐसे समझ लेते हैं। क्लियर? गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना अपना जजमेंट था उसमें से सीधा उल्टा कर गया। मतलब भाई अपना बदल गया है। मतलब भाई कौन? सुप्रीम कोर्ट अपना बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट को अब नजर आने लगी है कि जो पिछली बार हमने गलती किया उससे हमें सुधारना होगा, उससे उल्टा हमें आना होगा। क्लियर किया? द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट फंडामेंटल राइट आर गिवन ए ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन और हेंस द पार्लियामेंट। हाँ, बहुत ऊपर पोजीशन है, ऐसे पोजीशन है फंडामेंटल राइट का कि आप ऐसे फंडामेंटल राइट को जब मर्जी हो इसको एब्रीज या टेक अवे नहीं कर सकते। यानी गोलकनाथ केस में बोला कि आप फंडामेंटल राइट को जब चाहे नहीं छेड़छाड़ सकते। तो आपको क्या लगता है, इतना सब बोलेंगे तो पार्लियामेंट सुनते रहेंगे? अभी गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के खिलाफ गए हैं तो पार्लियामेंट चुप रहेगा? नहीं, पार्लियामेंट यहाँ पे बोला है, पार्लियामेंट 2 अमेंडमेंट एक्ट लाता है। क्या क्या अमेंडमेंट एक्ट लाता है? एक तो 24th और एक है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि मैं बताया था। लेकिन हमें इस वीडियो में ज़्यादातर बेसिक स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, इसलिए मैं सारे एक्ट नहीं बता रहा हूँ। ध्यान देना। अब क्या हुआ, पार्लियामेंट चुप तो नहीं रहेगा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट गोलकनाथ के खिलाफ बोलना शुरू कर देते। उसने क्या किया, पार्लियामेंट ने 2 एक्ट को अमेंड कर दिया, एक आर्टिकल 13 और एक आर्टिकल 368। सिंपल बोला कि अगर आप, ध्यान देना, पहला बोलता है इट डिक्लेयर दैट आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज द पावर। ध्यान देना, पार्लियामेंट बोलता है कि हम अगर 368 के अंदर 368 के थ्रू कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। यानी, और इवन पता है जो 368 के का पहले स्टेट नाम क्या था पता है?
पावर एंड प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब उसके बाद उसका नाम क्या दिया 368 के अंदर, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी पार्लियामेंट अगर 368 के अंदर अगर स्पेशल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है तो वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे के बाहर होगा। तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट चुप रहेगा? एक और चीज यहाँ पे और पार्लियामेंट ने गलती कर दी, बोल दी सच एनी एक्ट विल नॉट बी ल। ध्यान देना, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करते हो तो आर्टिकल 13 के अंदर आएगा ही नहीं। तो काहे जब ल ही नहीं है तो काहे का वायलेशन, काहे की वैलिडिटी चेक करेंगे? इसका मतलब यही था ना कि लॉ कोई बनाया पार्लियामेंट में, उसकी वैलिडिटी चेक होगी। कोई लॉ होगा तभी तो वैलिडिटी चेक होगी कि संविधान के प्रोविजन के खिलाफ है या साथ चल रहा है। लेकिन जब हम कोई चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लॉ ही नहीं मानते तो काहे की वैलिडिटी चेक? कोई चेक नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट केस जिससे हमारा बेसिक फीचर्स वर्ड इमर्ज हुआ। क्लियर? बेसिक फीचर्स वर्ड इससे ही आया है। क्या वर्ड है वो? कौन सा केस है? केबीसी केस, सबसे इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में क्या बोला जाता है? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करते? पुराने सारे जजमेंट को ओवर रूल करते, अपने ही केस को, अपने ही गोलकनाथ, क्योंकि उससे पहले शंकरी प्रसाद को तो पहले ही ओवर रूल कर चुके हैं। अब बोला केशवानंद भारती बोला कि भाई पार्लियामेंट सुनिए, इधर आइए, कान लाइए इधर, आपको जो फंडामेंटल राइट को हटाना है या एब्रीज करना है करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप छूना ही नहीं। पार्लियामेंट सोच में पड़ गया यार, अभी एक नया वर्ड आया, मतलब सीधा एक नया वर्ड टपका है सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या है। क्योंकि इवन बेसिक स्ट्रक्चर जब आया उस समय सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता था कि इसका असली मतलब क्या है। मतलब एटलीस्ट डिफाइन होना चाहिए, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद बोला हम केस बाय केस बताते चले जाएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो एक लंबी लिस्ट बना दी है जो बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लियर? इट रूल्ड दैट अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू अमेंड। ध्यान देना, पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब पार्लियामेंट चुप रहेगा पार्लियामेंट? बताइए, नहीं चुप रहेगा भाई। पार्लियामेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाता है इंदिरा गांधी के समय। ये अब क्या कर देते हैं, बोलते हैं कि 368 के अंदर जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे उस पर कोई लिमिटेशन नहीं। बाप रे बाप, कितना भयंकर, कोई लिमिटेशन नहीं। आपको कितना पावर चाहिए? देख रहे हो इंदिरा गांधी को कितना पावर चाहिए कि 368 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट से कोई बिल हम अगर पास करा देंगे तो उसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं चाहिए। बाप रे, बहुत खतरनाक था। उसके बाद क्या किया? नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। देख रही हो कि अगर 368 के अंदर कोई बिल पास किए, इवन ध्यान देना 368 के अंदर कोई भी बिल पास कर सकते, और 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट होगा, कोई भी अमेंडमेंट होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट चुप रहेगा? सुप्रीम कोर्ट, चलिए रुकिए, सुप्रीम कोर्ट आता है मिनर्वा मिल केस में और बोलता है कि आपको क्या लग रहा था हम बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही लाए हैं? नहीं, हम लाए हैं बेसिक स्ट्रक्चर काम के लिए। जिस जुडिशियल रिव्यू को आप हटाना चाह रहे हो हम उसको बेसिक स्ट्रक्चर में रख दिए हैं। अब तो पार्लियामेंट के तो कुछ बोल ही नहीं निकलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट ये बात तो मान चुका था केशवानंद भारती केस की, कोई भी अमेंडमेंट आप कर दो बेसिक स्ट्रक्चर को बचा के। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट ने चालाकी खेली थी कि हम ऐसा करते हैं ना, जुडिशियल रिव्यू का पावर ही छीन लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। देख लो कितना खतरनाक, जुडिशियल रिव्यू का पावर ही छीन लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक फीचर। किस केस में पूछा? इतना बार क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में। उसके बाद एक और केस आता है, उस केस का नाम है वमन राय।
इस केस में बोला सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाई द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विल अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ध्यान देना, बेसिक स्ट्रक्चर अब अप्लाई कहाँ कब से कब तक होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ध्यान देना, जो भी वुमेन राइट केस में बोला ये थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब थोड़ा पीछे से, कि 1973 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ना, उसको हम अब चेक करेंगे फिर से। क्या बोल रहा है, 1981 में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि 1973 1973 24 अप्रैल 1973 के पहले के बाद और अभी तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसमें हम चेक करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो आप बोलोगे भैया बता दो ना प्लीज कि उस कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ बता देते हैं, चलिए। आप बहुत वेट करवा लिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर बनाए। सबसे पहले नो फिक्स्ड एलिमेंट ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर, कोई भी मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड एंड क्लियरिफाई, कितना मतलब फनी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट केस टू केस डिसाइड करता रहा। तो मतलब जैसे ही पार्लियामेंट को लगता ओह मैं बिल पास करवा लिया, मैं इसको हटा दूंगा, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट उसको बेसिक स्ट्रक्चर करार दे देता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है, सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, हमारा संविधान सुप्रीम है। और हमारा जो पॉलिटी का नेचर है वो सॉवरन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है, इसको आप हटा नहीं सकते। और इवन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर कैरेक्टर, आपसे इसमें से 3-4 ऑप्शन दे दिया, बताएगा इसमें से कौन कौन सा बेसिक फीचर है, एक कोई और ऑप्शन दे देगा। तो आपको छाटना होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा कान से गुजरा हो तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऐसे ऑप्शन देता है, इवन कई टेस्ट सीरीज वगैरह वाले होते हैं ना, वो ऐसे ऑप्शन देते हैं। इवन आया भी है कई बार एग्जाम में ऐसे कि 4 ऑप्शन दिया, उसमें से 3 तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर ही दे देंगे, एक कोई और दे देंगे, आपको फिर बताएगा बताइए इसमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। इवन बीपीएससी में तो और आसानी से आपको गुमराह कर सकता है, 4 ऑप्शन दिया और बताइए कि इसमें से नन ऑफ दीज है या मोर देन 1 है। तो बीपीएससी में तो और आसानी से आपको फंसा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी सेपरेशन ऑफ पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरल कैरेक्टर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेसिक। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है और ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है, आपको पता है। वेलफेयर स्टेट, जैसे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात, ये भी है। जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर कोई पार्लियामेंट्री को प्रेसिडेंशियल करना होगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी क्योंकि ये बेसिक फीचर्स है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस। ध्यान देना, ये वाला आप ध्यान रखना क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। जस्टिस का एक्सेस मिलना चाहिए सबको, और प्रिंसिपल अंडरलाइन फंडामेंटल राइट, मतलब ऐसे प्रिंसिपल जो फंडामेंटल राइट को बेस देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पावर, ध्यान देना ये 4 याद ही कर लो भाई, 32, 136, 141 और 142, 32, 136, 141 और 142, ये हटना नहीं चाहिए, याद रख लो प्लीज प्लीज प्लीज। और पावर ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 226 एंड 227, याद हो गया। चलिए हम बेसिक फीचर याद कर लिए। अब मैं करवाऊंगा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये दूसरे वीडियो में मैं करवाऊंगा, ये आप देख लीजिए और ये आपको अच्छे से करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।